बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। जब से साल 2025 का आगाज़ हुआ है तो पाकिस्तान के दो सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की एक नई लहर हमें नज़र आ रही है, जिसने कि पिछले चंद हफ़्तों में काफ़ी शिद्दत इख्तियार किया है। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में न सिर्फ बम धमाके हो रहे हैं, ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं, बल्कि टारगेट किलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है और कुछ उलमाए दीन जो हैं उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो दहशत गर्दी की नई लहर है, इसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? ख़ास तौर पे जो हमारा एक इलेक्टेड फोरम है, पार्लियामेंट के दो ईवान हैं, क्या वहाँ पर कोई बहस के ज़रिए ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि हम इसके मुकाबले के लिए, दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए कोई एक कौमी बयानिया जो है उसको तश्कील देने में कामयाब? तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शिजरा मनसब अली साहिबा, वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और डॉक्टर निसार जट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको वाक़यात तो बहुत से पेश आए हैं, लेकिन सिर्फ पिछले 5-6 हफ़्ते में जो वाक़यात पेश आए हैं, 1 फरवरी को दहशत गर्दों ने कलात में हमला किया, फ्रंटियर कोर के 18 जवान जो हैं वो शहीद हुए, इसमें 24 दहशत गर्द भी मारे गए। फिर उसके बाद इसी दिन खैबर पख्तूनख्वा में 4 सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया गया, वो भी शहीद हो गए। 6 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस पोस्ट पे हमला हुआ, 3 पुलिस अफसरान शहीद हुए। फिर 14 फरवरी को हरनाई बलूचिस्तान में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके में 11 कारकुन शहीद हो गए, मोस्टली जो थे वो गरीब लोग थे। 19 फरवरी को बारखान में एक हमला हुआ, उसमें 7 अफराद मारे गए। 28 फरवरी को अकोड़ा खटक में ख़ुदकुश हमला हुआ और हामिदुल्लाह हक़ानी साहब जो हैं उनको निशाना बनाया गया। 3 मार्च को कलात में एक खातून ख़ुदकुश हमलावर ने हमला किया और FC एहलकार जो है वो शहीद हो गया। 4 मार्च को बन्नू कैंट में 3 ख़ुदकुश हमलावरों ने अटैक किया और उसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए। फिर अगले दिन खुशदार में एक धमाका हुआ, 5 अफराद शहीद हो गए। फिर 11 मार्च को जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। 15 मार्च को पेशावर में आलम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद किया गया। 16 मार्च को नोशकी में FC किले पे ख़ुदकुश हमला हुआ, FC के काफ़िले पे, उसमें 3 जवान शहीद हुए। और 16 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में पुलिस के थानों पर हमले हुए और 17 मार्च को मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई साहब को कोयटा में शहीद किया गया। तो ऐसा लग रहा है 2 सूबे जो हैं वो इस दहशत गर्दी की नई लहर का ख़ास तौर पे निशाना है। तो शजरा साहिबा, कौमी पार्लिमानी कमेटी जो है, कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, उसका इजलास हो रहा है। आपको लगता है कि उस इजलास के बाद एक ओपन डिबेट भी होनी चाहिए कौमी असम्बली में और सेनेट में ये दहशत गर्दी की नई लहर पर गुफ्तगू के लिए? जी, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। सबसे पहले तो आपने अभी जो वाक़यात बताए और जो वाक़यात हमारे सामने हो रहे हैं, ज़ाहिर है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और बहुत अफसोस का इज़हार भी करते हैं। एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पे दहशत गर्दी ने दोबारा से सर उठाया है और हम सब के लिए इस वक्त ये मुकाम है कि हमें बाकी सब कुछ भूल के पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें ये सोचना है कि इस दहशत गर्दी के ऊपर हमने किस तरह से काबू पाना है। पहले आपको पता है कि 2014 के बाद मियां नवाज़ शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, तो हमारी पाक अफवाज के साथ मिल के रद्दुल फ़साद, ज़रबुल अज़्ब, और उसके बाद हमारी सरज़मीन से ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हुई, कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से आज ये हमें दोबारा इस चीज़ का सामना है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि तमाम जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं और अस्करी क़यादतें वो मिल के बैठे, सर जोड़े और सोचे कि इस चीज़ के ऊपर किस तरह से काबू पाना है। बहुत टाइमली प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं, उन्होंने उसके बाद ये जो अब हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, इंशाल्लाह इसके अंदर जिस वक़्त हम सारों की ये ख्वाहिश थी, सबका ये सोच थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, उसको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पार्लियामेंट अपनी ताकत आवाम से लेती है और ये हम जो आपने जिस तरह से लोग बताए हैं, जो शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, जिस तरीके से दहशत गर्दी फैल रही है, ये आवाम के लिए बहुत इस वक्त सोच समझ का मुकाम है, तशवीश का मुकाम है। तो जिस वक्त पार्लियामेंट में ये ब्रीफिंग होगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी, फिर सियासी क़ुव्वतें डेफिनेटली उनको आपस में बैठना चाहिए, बैठ के ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर हमने किस तरीके से रद्द अमल करना है,
क्या हमारा अप्रोच होनी चाहिए, एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इसके लिए चाहिए। ये सिर्फ हम एक चीज़ नहीं कह सकते कि हाँ हम दहशतगर्दी को कुचल देंगे या हम बातचीत करेंगे या हम मज़ाकरात करेंगे। इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए, जिसके लिए सबका इकट्ठे बैठना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर निसार जाट साहब, आपकी पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था तो उसमें क्या फ़ैसला हुआ? जो नेशनल सिक्योरिटी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके इजलास में कल आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब। बिल्कुल आज हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई है और बैरिस्टर गौर साहब, असद उमर साहब और असद कैसर साहब, सारी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी और तमाम अरकान असम्बली से इस बात पर मशावरत हुई है कि ये दहशतगर्दी वाला मामला है, अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान, मैं पहले तो इस बात को बताने से पहले ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करती है और हम सीसा पलाई दीवार की तरह दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं। ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ। उसके बाद मीटिंग में ये तय हुआ है कि जी हमारी लीडरशिप से कि हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप हुकूमत से बातचीत करें। मुमकिन है कि हुकूमत आपको अलाउ करे कि आप खान साहब से मिल लें और खान साहब से, जबकि आप खान साहब से काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, आप खान साहब से मिलें और खान साहब से मिलकर ये सारी इसके ऊपर जो है वो आप एक ब्रीफ लेकर जो है वो उसके तहत जो है आप अगला स्टेप उठाएं। अगर इन केस हुकूमत बज़िद है कि हमने खान साहब से नहीं मिलने दिया जाना, तो फिर हमने कहा कि जी अपनी पॉलिटिकल कमेटी को जाकर ये पैगाम ज़रूर दें कि अगर खान साहब को ये नहीं भी मिलने देते, उसके बावजूद भी आप पॉलिटिकल कमेटी जो है एक सेंस क्रिएट करें और कोशिश करें कि कल की मीटिंग में हम लोग जाएं ताकि हम दहशतगर्दी जो है इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुस्बत और मोतबराना जो है इकदाम उठाए। अब मीर साहब इस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगा। आज एक कमेटी में एक नई बात आई है जो मैं आपके प्रोग्राम पर ये इसको डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। ये रीसेटलमेंट के ये रीसेटलमेंट जो तालिबान की थी, ये कौन करा, किसने की और कैसे हुई, ये हुकूमत ने इल्ज़ाम हम पर लगाया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारा काम किया। मैं आपके प्रोग्राम के वसासत से ये बात क्लियर करता चलूँ, जनरल बाजवा साहब की हुकूमत थी 2021 में। जनरल बाजवा साहब की नहीं, 2021 में इमरान खान की हुकूमत। सर मैं जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे उस वक़्त जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये प्रपोजल आया था कि रीसेटलमेंट के लिए जो है इनको अलाउ किया जाए। और आज हमारी पार्लियामानी कमेटी में वहाँ पर अली मोहम्मद खान, असद कैसर साहब, ये सारे मौजूद थे, शानदाना गुलजार मौजूद थी। उन्होंने कहा जी हम ईमानन कुरानन हल्फन फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान के सामने ये बात कर, उसमें परवेज़ खटक भी हमारे साथ शामिल थे, मुराद सईद भी शामिल थे। तो हमने कहा था कि जनरल बाजवा साहब से कि ये आप ना करें, ये हमारे गले की हड्डी बनेगा, और हमने अलाउ नहीं किया था। और ये अलाउ उस वक्त हुआ जब 2023 में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक मिनट, आपकी बात को मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो फौजी अदालतें बनी थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए, उन अदालतों ने कुछ जो स्वात और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जिन लोगों ने कत्लेआम किया था उनको सज़ाएँ दी थी। उसमें एक मुस्लिम खान साहब थे और एक महमूद खान साहब थे। इन दोनों को वज़ीर आज़म साहब की रिकमेंडेशन पे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इनकी सज़ाए मौत को ख़त्म किया और इनको रिलीज़ करने का हुक्म दिया। तो जनरल बाजवा साहब ठीक है, मुझे पता है कि वो काफ़ी प्रेशराइज़ करते थे, जनरल फैज़ साहब भी आपको प्रेशराइज़ करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट और प्रेसिडेंट के दस्तखत के बगैर तो ये मुस्लिम खान और महमूद खान रिलीज़ नहीं हो सकते थे। तो ये आप थोड़ा सा उनके बारे में भी तो बात करें ना। चले इमरान खान साहब के बारे में नहीं कर सकते, आरिफ अलवी साहब से तो पूछ लेना, वो तो गिरफ्तार नहीं है। देखिए अमीर साहब, मैं आपको ना थोड़ा सा जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस बात को इस नज़र से इसलिए लेकर आगे चल रहा हूँ कि कल जब यहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या होता है, अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में अगर तो रॉ को कंडेम किया है तो मुझे बताएं, वो वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर दिफा हैं। अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान में से हमला हुआ इसकी
इसकी बैकग्राउंड के ऊपर कोई बातचीत की है तो हमें बताएं। ये सारा मुद्दा उन्होंने अपनी तकरीर में गालम गलोच के साथ पीटीआई की तरफ वो कर दिया। और हम इस बात पर इस कदर परेशान कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रवैया क्यों अपनाया, जबकि हकायक कुछ और हैं। हकायक के ऊपर पर्दा डाला गया। जाफर एक्सप्रेस की आपकी इंटेलिजेंस की नाकामी को आपने छुपाने के लिए अपने सारा मुद्दा हम पे डाल दिया। तो ये सवाल आज हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी में जब हमने क्रिएट किया तो वहां पर हमें मिला कि जी ये 2023 की जून में जो है आपको ये रीसेटलमेंट का प्लान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में खबर देता हूं ना मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई पे डाले और ना पीटीआई जो है वो मुस्लिम लीग नून पे डाले। अभी कल एक वाकया हुआ है तो उस पे जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया खुद ही आपको बता रहा है कि ये पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इसके पीछे कौन है। अब ये शहंशाह जो कोई भी है इसका मुझे तो नहीं पता, ना ही पाकिस्तानी मीडिया को पता है, अलबत्ता इंडियन मीडिया को पता है। और उनको ये भी पता है कि जेलम में जो एक दहशत गर्दी की वारदात हुई है उसमें शहंशाह इन्वॉल्व है। और ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो अभी से नहीं, वो पिछले 3-4 साल से इसी तरह पाकिस्तान में अपने एक नेटवर्क के ज़रिए टारगेट किलिंग कर रही है, दहशत गर्दी कर रही है, जिस पे कि उस तरीके से दुनिया ने शोर नहीं मचाया जिस तरह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मचाया जाता है। हालांकि हमने जब 2-3 साल पहले इस नेटवर्क के बारे में अपने प्रोग्राम में बात की थी, उसके बाद फिर कनाडा में दहशत गर्दी हुई जहाँ पे एक सिख लीडर को निशाना बनाया गया। उस पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने यकीनन एहतजाज किया है। तो मेरा शजरा बीबी आपसे सवाल यह है कि बजाय कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए, खुद इंडियन मीडिया जो है वो हमें एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में खुद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और एक नाम दे रहे हैं बंदे का, शहनशाह नाम का कोई आदमी है जो पाकिस्तान में ये सब कुछ कर रहा है। आप नहीं समझते कि जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसमें इस इशू पर भी बात होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। रॉ जो है वो हमारी सरजमीन के ऊपर हर वक्त इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बिल्कुल ये स्ट्रांगली कहूँगी कि उनकी तरफ से ये जो भी हमारे फंडिंग भी होती है, जो प्लानिंग भी होती है, बिल्कुल उसमें रॉ इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली अब एक नई चीज़ ये हुई है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे दोनों बॉर्डर्स इस वक्त इस सिचुएशन में है कि हमें बहुत अब देख के चलना है। अभी आप देखें कि ये जो ऑपरेशन किया गया इसमें कमाल महारत थी हमारे फोर्सेस की, उन्होंने किस तरीके से एक दिन के अंदर, लेकिन एक बहुत बड़ा एक वाकया था जो ट्रेन में हुआ, बड़ा सोचा समझा एक मुनज़्ज़म वाकया था। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही है, हमें बिल्कुल इस चीज़ अपने दुश्मनों की तरफ गौर करना चाहिए, ना कि हम आपस में उलझते रहें और एक दूसरे के ऊपर डालते रहें चीज़ें। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि जो पॉलिसीज़ आईं, अब अगर उन पॉलिसीज़ को आज हम डिनाई करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी गलती को मान लेना चाहिए। बेशक के बाजवा साहब थे या जो भी था, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त he has to take responsibility for what happened during the time that he was prime minister। और आज भी आप देखें कि मज़म्मत की बात कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने अपनी जो बात की है यकीनन ये बड़ी सही और अपना बात कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि क्या पीटीआई की तरफ से या पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स की तरफ से किसी किस्म की मज़म्मत आई है? अच्छा, ये एक सवाल उठाया जा रहा है जी कि पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि जी वो सपोर्ट कर रही है, पीटीआई जो है वो दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है। और इस सिलसिले में एफआईए जो है उसने आपकी पार्टी के कुछ लीडरों को बुलाया भी है। तो ये मामला नहीं आपने आज अपने इजलास में उठाया कि ये जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ये कौन कंट्रोल करता है? मीर साहब, मैं अपनी बहन की बात को थोड़ा सा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर PDM-1 की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब थे, तो लिहाजा उनको अपनी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरी ये बात यह है कि मीर साहब मैं आपको बात बताऊँ, वो अब आप बाद की बात कर रहे हैं जब जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे 2023 में, 2023 की मैं बात कर रहा हूं। और उनको भेजा गया था अफगानिस्तान ने मुज़ाकरात किए थे और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। जी हाँ, उसी वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब लेकिन 2022 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो जनरल फैज साहब एज DG ISI गए थे अफगानिस्तान। जी हाँ, लेकिन जो कैबिनेट की अप्रूवल थी, नहीं, जो कैबिनेट की अप्रूवल थी वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दी थी। अच्छा, ठीक है,
वो जो कैबिनेट की ना वो जून 2023 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुई है। अच्छा। हमारी हुकूमत में कोई अप्रूवल नहीं हुई, डिस्कशन ज़रूर होती रही हैं, बहस मुबाहिसा होता रहा, प्रेशर आते रहे, ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन अप्रूवल नहीं हुई। इसके ऊपर मैं बड़ा कैटेगराइज हूँ। अच्छा मीर साहब, मैं आपको दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये मेरी समझ से बालातर है कि जब कोई ऐसी इनके ऊपर या देखे, पाकिस्तान को ज़रा सी भी आँच आए वो हम सबको आती है, इसमें तो दो राय वाली कोई बात नहीं। मीर साहब, ना तो हमारा कोई और ठिकाना है ना हमने जाना है, हमारे माँ बाप की कब्रें यहाँ पर है, हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं मरना है, यहीं दफन होना, और ये पाकिस्तान हमने अपने बच्चों को दे के जाना है। अगर कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगाता ना कि जी हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या हम जी अपने दुश्मनों की जो वो पजीराई कर रहे हैं, तो खुदा की कसम ऐसी ज़िंदगी से हमें मौत आ जाना बेहतर है। हम ऐसी ज़िंदगी की भी कभी ख्वाहिशमंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, अब आपसे दहशतगर्दी कंट्रोल में नहीं हो रही, अब आपको जो है वो फेस करना पड़ रही है। रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपको नई लाशें आपकी गोद में आ रही हैं, आप ये मुद्दा किसी पे डालने के बजाय PTI पे डालना चाह रही, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम कहते हैं कि हम दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, लेकिन ऑपरेशन भी सारी चीज़ों का हल नहीं है। कि अगर आप यही सोच लें कि आपने लोगों को मार के ही ऑपरेशन करके, इसमें आप क्यों नहीं सूबों में, आज बलूचिस्तान में मालिक बलोच किधर है, अख्तर मैंगल किधर है, आपके मरी बरादरान किधर है, आपके वही अख्तर मैंगल साहब हैं जिन्होंने आपकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया और बाद में मायूस होकर उन्होंने आपकी हमायत से हाथ खींच लिया। और फिर वही है कि इसी ईवान में जो है जब वो आए और इस्तीफा देकर फिर वो चले भी गए। ठीक है, हम ये समझते हैं कि अगर आपने बलूचिस्तान पे कंट्रोल करना है, अगर आपने सरफराज भुगटी के सर पे रहना है, तो फिर आप ये कदम ना उठाएं, खुदा का वास्ता है। आप वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल लोग हैं, आपको उनको इंगेज करना होगा, आपको उनके पास जाना होगा। KPK में हम चीख के मर गए, KPK में वज़ीर आला KPK चीख के मर गया है कि आप हमें मौका दें। जब हम बात करते कहते हैं कि जी ये वफाक का मैटर है, ये कैसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब जो है ना, वो उनका एक और भी मौक़िफ़ है सारे सूरत हाल में। वो जो पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने की कोशिश की जा रही है, वो उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। ज़रा सुने उनका क्या मौक़िफ़ है। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पर बैठ के करेंगे, हालात मजीद भी ख़राब होंगे। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी। अफगान मुहाजिरीन हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। मैं बिल्कुल इस हक पे नहीं हूँ जब तक वहाँ उनके लिए प्रॉपर बंदोबस्त ना हो, जब तक वहाँ पे वो जाना ना चाहें, इस तरीके से उनको निकालना। मैं बिल्कुल इस पॉलिसी को मैं इसको एंडोर्स नहीं करता, ये गलत है, ये अनह्यूमन है। जी डॉक्टर निसार जट साहब, क्या ये जो एक जनरल पब्लिक ओपिनियन है, ये मौक़िफ़ उसके ख़िलाफ़ नहीं है? मेरी बात सुने, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो आपका लोकल ट्राइब है, वहाँ पे जो बाउंड्रीज पे रह रहे हैं, उनकी आपस में इनकी रिश्तेदारियाँ, ये आम पब्लिक है, ये आम पब्लिक है, इनकी रिश्तेदारियां आना जाना। जब आपने इनको वापस भेजने की पॉलिसी इख्तियार कर ली, आप लोगों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, जो आपका लोकल ट्राइब पाकिस्तान में रहता है वो भी आपसे नाला हो गया, और जिनको आप भेज रहे हैं वो तो फिर आपसे नाला ही नाला है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि उन लोगों को मावनत करके, उन लोगों जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो KPK में पख्तून रह रहा है, क्या उनके साथ बातचीत करके उनके मसाइल को हल कर लिया जाए तो ये अच्छी मुस्बत बात नहीं है? और अगर हम इनको भी नाराज कर लें, उनके साथ भी झगड़ा कर लें, तो फिर तो हमारी दो जगह लड़ाई हो गई। हम अपनों को भी मार रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। तो आपको पता है कि तोरखम का बॉर्डर 3 हफ्ते से बंद है। मैं कह रहा हूं कि आज जो कर्फ्यू लगे हैं यहाँ पर, जो हालात हमारे सामने है, हमारे KPK में MNS ने बताया, हम तो सर पकड़ के बैठ गए कि ये किस तरफ जा रहा है। हमने इसीलिए तो आज उनके मामला को सुनकर ये हमने कहा कि आप कोशिश करें खान साहब से मुलाकात की। अगर खान साहब से नहीं मिलते तो कल की मीटिंग में आप MNS को लेकर जाएं और जाकर वहां पर मीटिंग में बताएं। ये बताया पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कि उनको मिलिटेंट्स की तरफ से भत्ते के लिए फोन कॉल आती हैं। मैं कहता हूं कि जी वो आप ये तो बात ही बड़ी छोटी है, भत्ता तो बात ही बड़ी छोटी है। वहां तो वो तो जो उन लोगों ने हालात बताए, वो तो एक हल्के में तो मुझे आज शायद खटक बता रहा था कि पता नहीं कितने हमले हो चुके हैं लोगों के साथ। इसका मतलब है कि
पीटीआई भी दहशतगर्दों के निशाने पे है, मुस्लिम लीग नून भी निशाने पे है, सारे निशाने पे हैं। भाईजान मसला ये है कि अगर वहां के लोकल ट्राइब्स जो हैं जिनको हम यूटिलाइज करके उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, क्या हम उनको भी छोड़ दें? अच्छा, वो तो उन हलकों के ना, वो तो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, उनका क्या करना है? शजरा मुनसिब अली साहब से बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद जी। शजरा मुनसिब अली साहबा, डॉक्टर निसार जाट साहब का मौक़िफ़ है कि अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए, एक तो पहले मैं इनकी ये बात कर दूं, जो ये कह रहे हैं प्रोपेगेंडा, इनके ट्विटर हैंडल से, पीटीआई के ट्विटर हैंडल से जिस वक्त ये वाक़यात हुए, एग्जैक्टली वही नैरेटिव आ रहा था जो कि इंडियन मीडिया पे आ रहा था, और ये सब चीज़ों ने देखा, बिल्कुल ये देखा, ये लिखी पड़ी बात है, ये कोई हम ऐसे ही नहीं इन दी एयर बात कर रहे हैं। आपको मैं भेजूंगी, चंद लिंक्स में भेजूंगी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोकल ट्राइब्स के साथ हमें बात करनी चाहिए, तो आपको कौन रोक रहा है लोकल ट्राइब्स के साथ बात करने के लिए? 10 साल आप गुजार चुके हैं यहाँ पे, अपनी गवर्नमेंट आपकी 12वां साल आपका मैं ऐड कर दूं कि मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब, जिनको कुछ हफ्ते पहले शहीद किया गया है, वो एक डेलीगेशन लेके जा रहे थे जिसमें आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की भी तायद शामिल थी, और उन्होंने जाके मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करना था और उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई डायलॉग को नहीं रोका हुआ, लेकिन जो लोग डायलॉग में फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है। ये सोचें कि ये टारगेट करने वाला कौन है। बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी, ये देखना चाहिए कि टारगेट करने वाला कौन है। हमने मुज़ाकरात से कभी भी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इनकी गवर्नमेंट को अपने लोगों से मुज़ाकरात, इनके चीफ मिनिस्टर तो गए भी नहीं उधर जहाँ पे कि ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, जहाँ रोड्स बंद रहे हैं इतनी देर, गए इनके चीफ मिनिस्टर उधर खुद, वो खुद गए भी नहीं हैं। और फिर ये बात है कि जब नेशनल एक्शन प्लान जो हमारा हुआ था, उसके अंदर एक कंपोनेंट ये भी था कि जो सिविल गवर्नमेंट है उसने भी जो अस्करी क़यादत है उसका साथ देना है, उसके साथ मिलके ये हम काम कर सकते हैं, जो कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, जिसकी वजह से कि हम सक्सेसफुल हो सकते रहे। आज इनकी जो सिविल गवर्नमेंट है, जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनका तो ध्यान होता है कि इस्लामाबाद की तरफ मैंने कितनी यलगारें कर दी हैं। वो कहते हैं मैं सर पे कफन डालूंगा और मैं इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दूंगा, मैं खून की होली खेलूंगा और मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा। पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब का इस्लामाबाद के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक वास्ता है, खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब के साथ तो उनकी बहुत दोस्ती है। चले, अच्छी बात यह है कि आपने आज ये कहा है कि हम कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है आप उसमें जाना चाहते हैं, तो ये अच्छी मेरी राय तो है। अभी देखें, नहीं, गौर साहब की भी यही राय है, गौर साहब की भी होगी, सबकी होगी, हमारे मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस की ये राय थी, इसलिए कि खुद आप बता रहे हैं कि आपके जो केपीके से एमएनएज हैं वो परेशान हैं, खुद परेशान। उन्होंने खुद कहा कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हम बचाना चाह रहे हैं, हम बचा नहीं पा रहे। अच्छा, एक तरफ तो ये इस बात का तयन करना बहुत जरूरी है कि कौन है ये जो कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। वो तो इंडियन मीडिया बता रहा है ना, इंडियन कौन कर रहा है। ठीक है, वो शहनशाह का नाम ले ही देता तो आसानी ना हो जाती। अच्छा, पता नहीं है शहनशाह कौन है, लेकिन अब हमारी जो मीडिया की जो डिस्कशंस होती हैं, जब भी ईद करीब आती है तो उसमें एक ये सवाल ज़ेर बहस आ जाता है कि ईद के बाद क्या होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन पहले कुछ गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू जो है उसके बाद ये सवाल ज़ेर बहस है कि ईद के बाद क्या होगा। सुने मौलाना साहब ने क्या कहा है। वज़ीर आज़म मुझे इस बात के लिए तो फ़ोन कर सकता है कि मेरे पास एक इफ्तार कीजिए मौलाना साहब, कभी मुल्क के लिए भी रब्ता करें ना। यहाँ पर आग लगी हुई है और लोग अपने घरों में गैर महफूज हैं, मस्जिदों में गैर महफूज हैं, गली कूचों में गैर महफूज हैं, अपने हुजरों में गैर महफूज हैं, उनका भी ज़रा को भी सोचे ना। लोग जब निकलेंगे हम पब्लिक आएगी रोडों के ऊपर, फिर कहेंगे मौलाना साहब मुल्क का ख्याल रखें जी, मुल्क का ख्याल रखें, इधर हंगामे हैं, इधर कत्ल गारत गरी है। शजरा साहबा, मौलाना साहब जो हैं वो अगर ईद के बाद सड़कों पे निकल आए तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं समझती हूँ मौलाना बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बहुत उनको जमहूरियत पसंद है, उनको मुल्क का हमेशा सामने रखते हैं मुफाद। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम आपके प्रोग्राम में अब तक डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त हमें अपनी मुल्क की सलामती की है, तो हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर हम तमाम पार्टीज़ के साथ बात करने को तैयार हैं, समेत पीटीआई के। लेकिन आपने देखा क्योंकि पीटीआई इस वक्त PTI A, PTI B, PTI C काफ़ी
चीज़ों में बढ़ चुकी है, काफ़ी इंतशार का शिकार है, काफ़ी ग्रुपिंग है। अब हमें ये नहीं पता कि पीटीआई एक ही बात सही है या बी की या सी, लेकिन इनमें से एक दो लोगों ने ये भी कहा कि जी हम इस शर्त पे आएंगे या बैठेंगे अगर आप हमारे साहब चेयरमैन को रिहा करेंगे। अब पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ इस पॉइंट के ऊपर इस किस्म की शर्तें रखना बहुत नामुनासिब है। इनकी पार्टी के इस वक्त एक मौजूदा चेयरमैन है, पूरा इनका निज़ाम मौजूद है, उनको हम सबके साथ बैठना चाहिए। हुकूमत तमाम पार्टीज़ के साथ बातचीत करेगी और इस चीज़ की कोशिश करेगी कि एक जो APC की भी बात हुई कि सारे बैठे, सारे सर जोड़ें, और जो हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा दरपेश है। और आपने दिखाया कि किस तरह इंडियन मीडिया तो उस पर लुडियाँ डाल रहे हैं, खुश हैं वो तो कि ये सारा कुछ हो रहा है। एक चैनल नहीं, सारे चैनल, NDTV भी बड़े प्राउडली यही बातें कर रहे हैं। और जो बात आप पहले कर रहे थे कि हमने अफ़गानिस्तान के, देखिए अफ़गानिस्तान हम बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं कि आपकी सरजमीन की इस्तेमाल हो रही है हमारे लिए, तो अभी तक तो उस पर कुछ हमें नहीं ऐसा रद्द अमल नज़र आया। अभी भी जो TTP है वो वही सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये इस हालात में हमें ये चाहिए कि तमाम पार्टीज़ गैर मशरूत इकट्ठे बैठे और सड़कों पे आने की बजाय सर जोड़ के इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि हमने इस स्कार्ज को कैसे ख़त्म करें। तो डॉक्टर साहब, ये जो कोशिश है आपके कुछ साथियों की कि ईद के बाद एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए, तो ये ख्वाब हकीकत बनेगा? मेरे साथ देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान में जो हालात बन चुके हैं, आपने जिस तरह आइन का बेड़ा गर्क करके हाथ में पकड़ा दिया है, कानून की आपने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, अब आप हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करके मार देना चाहते हैं, गोली आपने पहले चला दी है, आप हमारा सांस भी बंद करना चाहते हैं, आप हर जुल्म की वो दीवार जो हम पर गिराना चाहते हैं जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिली। तो हम तो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि आइन और कानून और इस ईवान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की सुपरमेसी के लिए अपोजिशन को एक मुस्बत किरदार अदा करना होगा। और इस बात को अल्लाह अल्लाह करके मौलाना साहब भी अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि आगे हालात को इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मौलाना साहब को ये भी नज़र आ रहा है कि अगर मैंने PTI के साथ इत्तेहाद कर लिया तो फ़ायदा PTI का, मेरा कोई फ़ायदा नहीं जी। मौलाना साहब को आप बता दें कि अगर मौलाना इत्तेहाद करें PTI से, मौलाना को क्या फायदा है? चले मेरी बात सुने, मैं अपना मीर साहब, तो अगर वो इत्तेहाद करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देखे पहले मुल्क की ये बात हम एग्री करते हैं कि मौलाना साहब के इत्तेहाद के बेनिफिशियरी हम होंगे। हाँ, इसमें तो दो राय वाली बात नहीं है। और हम लेकिन इत्तेहाद ऐसा होना चाहिए कि बेनिफिशियरी पूरी कौम हो, इसलिए हम मौलाना साहब को कह रहे हैं कि आप कौम को सामने रखकर हमारा साथ दें और आए ताकि हम कौम का भला कर सकें। हमने उनसे फायदा नहीं उठाना, हम समझते हैं कि कौम फायदा उठाए, आइन फायदा उठाए, कानून फायदा उठाए। दूसरी बात ये आप कह रहे हैं ना, इंडिया का मीडिया बड़ा चीख चीख के कह रहा है हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराया। आज आप हाफिज सईद को छोड़ दें, मंजर यहाँ पे आने दें, मैं देखता हूँ कि इंडिया का चैनल मुंह खोल जाए, इनकी जुबान बंदी ना हो जाए तो मेरा वो नाम से डरते हैं। तो और उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से आप मुतालबा करें कि हाफिज सईद साहब की नज़रबंदी ख़त्म की जाए। जी, मैं समझता हूँ कि इनके हाफिज सईद साहब की नज़रबंदी ख़त्म होनी चाहिए और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब। इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि वो जेल में कहीं फिर रहे थे, तो ये सब बकवास है। अगर हाफिज सईद साहब की जमात जो है, जब मेरी मीर साहब बात सुने, जब पाकिस्तान में सलाब आ जाए हाफिज सईद साहब, जब यहाँ पर फंड रेजिंग का मामला हाफिज सईद साहब, कश्मीर में आपको जवान चाहिए तो हाफिज सईद साहब, बिल्कुल ठीक है। तो हाफिज अभी आपकी जो जमात है उसने फैसला कर लिया है कि पार्लिमानी कमेटी का ये फैसला हो चुका है, पॉलिटिकल कमेटी का भी पेंडिंग है, लेकिन वो उन्होंने नाम भिजवा दिए हैं। आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसने नाम भिजवा दिए हैं। मैं नहीं है, लेकिन अभी ये भी कोशिश जारी है कि जुनैद अकबर साहब की मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब। जी, बेहतर है। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक और बात जो है बताऊं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, तो इसमें हमारे कुछ जो अरबाब इख्तियार हैं, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल लोग हैं, उनको भी एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि आप बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे जब अपने ही इदारों के बारे में ऐसी बात करें जिससे कि शुकूक व शुबात को मज़ीद तक़वियत मिले, तो इससे भी फ़ायदा दुश्मन उठाता है। मैं मिसाल के तौर पे एक बयान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ अब्दुर्रहमान खितरान साहब का। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनें। मौलाना साहब ने तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगा दिए जी,
FC डीजल बेचती है, FC ये करती है, मैं मान लेता हूँ करती होगी। अगर मकरान का एक बलोच कारोबार कर रहा है, अगर वो स्मगलिंग कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर FC ने ले लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? कस्टम को आप देते हैं हिसाब, फिशरीज के जो अफसर हैं उनको देते हैं। अगर अवल तो ये चीज़ नहीं है, अगर है तो अगर FC वाला ले गया तो कौन सी क़यामत आ गई? और कौन नहीं ले रहा है? मुझे वो दूध का धुला दिखाई दे रहा है इस ऐवान में। ये कहना कि अगर कस्टम वाले ले रहे हैं और फिशरीज़ वाले ले रहे हैं तो FC वाला भी अगर ले गया तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? मेरा ख्याल है इस तरह की स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि FC तो पहले ही अंडर अटैक है और FC के जवान जो हैं वो तो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। तो उनके बारे में ये कहना कि जी अगर वो भी ले रहे हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है, ये एक बहुत ही गैर मोहतात स्टेटमेंट है और इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जानी चाहिए। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। आखिर में ये बताएं शजरा मनसब अली साहबा कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो दहशत गर्दी के इशू पे भी हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं? जो कल की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में कोई ऐसा कोई जॉइंट नैरेटिव भी सामने आ सकता है कि जिस पे हम इत्मीनान का सांस लें कि जी कम से कम टेररिज्म पर ये इकट्ठे हो गए? बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी भी है और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं समझती हूँ PTI में कुछ ऐसे लोग भी हैं ज़रूर सेन वॉइसेस जो कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं और वो ये चाहते भी हैं कि ऐसा हो। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगी कि गैर मशरूत ऐसी चीज़ होनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे पाकिस्तान का सवाल आ गया, पाकिस्तान की सलामती का सवाल आ गया, वहाँ पे बाकी सब चीज़ें जो है पीछे हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर मुझे याद कराना पड़ता है कि इनकी तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आई कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये कोई अपने मुंह से अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। की स्टेटमेंट्स नहीं थी, होपफुली इंडिविजुअल्स की थी। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर सेन वॉइसेस जो इनकी पार्टी में हैं वो प्रिवेल कर जाएं, ये मेरे भाई भी उन्हीं में से एक है, वो प्रिवेल कर जाएं और वो इस चीज़ को मनाने में कामयाब हो जाएं कि इस वक्त हमें सबको मिल के बैठ के अपने ज़ाती मफादात को पीछे करके सिर्फ मुल्क को रखना चाहिए आगे, मुल्क की सलामती के ऊपर गौर करके मिल के एक इतना स्ट्रॉन्ग हम नैरेटिव करें कि इस वक्त हमने मुंह तोड़ना है अपने दुश्मनों का, बिल्कुल आपस में हमने एक हो। अच्छा, आज इसकी वजाहत कर दें, ये जो स्टेटमेंट आई थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, आप इसे एग्री करते हैं? मेरे साहब देखें, मेरी बात सुने, जब मैं एक बात को बताऊं, इस बात पे दो राय वाली बात नहीं कि अगर इस वक्त आप मुआवजा करें ना तो खान साहब इज़ द ओनली वन ऑफ द लीडर, वो एक ही अपनी नौयत का लीडर है जो जेल में बैठा हुआ और पूरे पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी में नंबर 1 है। ठीक है, अगर आप ऐसे लीडर की आवाज़ को दबा के उसकी जमात का निशान छीन के मार पीट के आप ज़ख्मी शहीद हर काम आप वहाँ पर करके फिर भी अगर आप उसको नहीं ख़त्म कर सके तो यार कोई खुदा खौफी कर, अगर कोई खड़ा होकर अपने जज्बात के रोह में कह देता है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, अगर आप लोगों ने मुआवजा करना है ना, आए कर ले फैसला, आज आ जाएं आप किसी भी एक बात पर, आप नवाज शरीफ को एक तरफ खड़ा कर लें, दूसरी तरफ इमरान खान को खड़ा कर लें, करा लें ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी करना है, आपको दूध का दूध पानी का पानी अच्छी तरह पता है कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपको बार बार ताना दिया जाता है कि जी ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान, देखें जी आज की तारीख में अगर आपने दहशतगर्दी पे काबू पाना है, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में अमन लाना है, अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के उमंगों के मुताबिक फैसले करने तो फिर खान को तो लाना होगा। नहीं, अगर आप खान मेरे सवाल का जवाब नहीं है, खान को नहीं लाते, खान को लाना और चीज़ है, ज़रूर लाएं आप, लेकिन ये कहना कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये और चीज़ है। नहीं, हम समझते हैं कि खान है तो पाकिस्तान भी है, हम भी हैं, ये भी हैं, सब हैं। खान का होना ज़रूरी है, वो लीडर है। आप उसकी लीडरशिप को अगर तस्लीम नहीं करना चाहते, अगर आप उसकी पॉपुलैरिटी को तस्लीम नहीं करना चाहते, तो फिर आप भी ज्यादती कर रहे हैं। फिर आप पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम तो को अगर खान ही पाकिस्तान है तो फिर बुरा नाम है, फिर आप बार बार भागते भागते मौलाना फजल नहीं, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह माफी दे कि हम पाकिस्तान को पीछे छोड़ गए। खान मुनीर साहब, अगर आप किसी के मैंडेट का एहतराम, आज क्यों हम ये देख रहे हैं बलूचिस्तान में, अगर आपके पास मैंडेट हुकूमत होती ना तो ये दिन ना देखने पड़ते। तो मैं समझता हूं लेते हुए खान साहब हमारे लीडर है, 25 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है, ठीक है,
उनका पाकिस्तान अलायंस की ना बनाए, सियासत फिर में, मौलाना के साथ मौलाना के साथ अलायंस क्यों सियासत बनाए? में उनका होना बहुत जरूरी मैं है। आपके फिर जज्बात का मौलाना के एहतराम साथ करता अलायंस ना हूँ, बनाए। शजरा बीबी के मौक़िफ़ का भी एहतराम करता हूँ। अब अज़राह तफन्नन मैं इजाज़त लेने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बार बार जो आमदोरफ़्त जारी है ना तहरीक इंसाफ के दोस्तों की, ज़रूर इनको जाना चाहिए, इत्तेहाद की कोशिश करनी। उससे ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान है तो खान भी है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं है तो खान भी नहीं है। अब इसका बुरा ना बनाइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।